गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोगों का इंड एज 33 में डाइल्यूटेड ईपीएस का डिस्कशन का एजेंडा है। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। आइए डिस्कशन करते हैं। यहाँ नोट्स भी देखते रहिएगा और मेरे को जो कॉपी में लिखना होगा कॉपी में लिखेंगे, जो बुक में लिखना होगा बुक में लिखेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी कंपनी के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने का ताकत रखता है, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शंस, वारंट, अगर इनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तुम देखोगे कॉमन, तो वो ये है कि ये सारे एक जैसे इंस्ट्रूमेंट है सो फार एज देयर कन्वर्जन कैपेबिलिटी इज कंसर्न्ड। फ्यूचर में कन्वर्टिबल डिबेंचर इक्विटी शेयर बन सकता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर बन सकता है, ऑप्शन इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन इक्विटी शेयर बन सकता है, वारंट इक्विटी शेयर बन सकता है। तो अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हों, कंपनी ने मान लो इशू करके रखे हों, तो इनको बोला जाता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, फ्यूचर इक्विटी शेयर्स। तो अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर डाइल्यूटिव नेचर का है, मैं बताऊंगा क्या होता है। अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर डाइल्यूटिव नेचर का है, मतलब फ्यूचर में अगर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, जब भी होगा, तो वो इक्विटी शेयर के ईपीएस को गिराने की ताकत रखता है। क्योंकि देखो इक्विटी शेयर में जब भी वो कन्वर्ट होगा तो आप समझो कि नीचे में जो आप लिखते हो परफेस डिवाइडेड बाई वानोस, ये जो आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो, ये जो वानोस निकालते हो और इसको नंबर ऑफ शेयर तो बोलते हैं, इसको डिवाइड करते हो ना, तो ये अगर बढ़ेगा तो ईपीएस का एक गिरने का तो पॉसिबिलिटी है ना बेटा। तो कहते हैं कि अगर आपके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, आपकी कंपनी ने इशू करके रखा है और फ्यूचर में उनके कन्वर्जन के कारण आपकी कंपनी का ईपीएस गिरने वाला है, तो आपको ये बताना है वो जो गिरने वाला ईपीएस है ना, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कन्वर्टिबल डिबेंचर मेरे ईपीएस को डाइल्यूट करके गिरा देगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बेसिक ईपीएस, क्या बोला फिर से, बेसिक ईपीएस जो कैसे निकालते हैं हम लोग, परफेस डिवाइडेड बाई वानोस करके निकालते हैं, वो मान लो 40 रुपया आया इस साल का। लेकिन अगर मैं कन्वर्टिबल डिबेंचर के कन्वर्जन का इंपैक्ट को परफेस में और वानोस में एडजस्ट करूंगा, भाई कन्वर्टिबल डिबेंचर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट बचने लग जाएगा फ्यूचर में जब भी कन्वर्ट होगा, और मेरा को नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर लोगों को। तो अगर मैं वो नंबर ऑफ शेयर जो इशू करूंगा उसको मैं यहां पे अगर ऐड कर दिया, वानोस में अगर ऐड कर दिया, और जो मेरा इंटरेस्ट बचेगा आफ्टर टैक्स उसको अगर मैंने यहां पे प्रॉफिट में ऐड कर दिया, उसके बाद एक नया ईपीएस निकाला, अगर वो ईपीएस मेरे पुराने ईपीएस को, बेसिक ईपीएस को गिराने की ताकत रखता है, तो उस नए वाले ईपीएस को, उस गिरे हुए ईपीएस को मैं बोलूंगा दिस इज माई डाइल्यूटेड ईपीएस। और ये डाइल्यूटेड ईपीएस ना बेटा, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है ना आपका, कंटिन्यूइंग बिजनेस, उससे देखा जाता है। मतलब ये मैं ईपीएस को गिरा पा रहा हूं कि नहीं गिरा पा रहा हूं, वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन करके देख, मैंने मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को हटा करके जो कंटिन्यूड ऑपरेशन है खाली उसी से चेक किया जाता है। तो याद रख लेना, ये वाला बात आपके लिए रेलेवेंट उतना नहीं है, खाली याद रखने का काम कर लेना, उसमें खाली कंटिन्यूड ऑपरेशन का रेलेवेंस है, ये याद रख लेना। अब आइए मैं वापस से आपको बताता हूं कि मान लो मेरी कंपनी में इस साल परफेस आया है 4 लाख, वही परफेस जो कल आप लोग निकाल रहे थे, और मेरा वानोस आया है 1 लाख। कैसे निकाले थे आपको, वानोस मालूम ही है, परफेस मालूम ही है, 4-5 सम भी किए थे, और मेरा बेसिक ईपीएस आया है 4 रुपया। अब जो मेरे कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर है ना, वो मेरे को इंटरेस्ट जो बचा करके देंगे, मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर जब भी कन्वर्ट होएगा तो मेरा इंटरेस्ट बचेगा मान लो 70,000 इंटरेस्ट, 7% डिबेंचर है रे, मान लो लाख रुपया का, तो 7,000 का इंटरेस्ट पे करता हूं ना, तो वो इंटरेस्ट बचने लग जाएगा। और अभी मैं इस इंटरेस्ट पे 70,000 लिख दिया मैंने, 70,000 रहने दो। अभी मैं इस इंटरेस्ट पे 21,000 रुपया का टैक्स बचाता हूं, क्योंकि 30% मेरा टैक्स लाइबिलिटी, हम कंपनी है तो मेरा इंटरेस्ट जो है टैक्स सेविंग करता है, इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट को गिरा देता है, तो मैं 21,000 का टैक्स बचा लेता हूं।
लेकिन जब डिवेंचर कन्वर्ट होकर के इक्विटी बन जाएगा तो इंटरेस्ट अगर बचेगा तो टैक्स में तो नुकसान होगा ना। तो नेट में मान लो मेरे को 49,000 रुपीज का बेनिफिट होने वाला है। कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा नेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49,000 से बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 49 इसमें ऐड कर देता हूं और इस डिवेंचर होल्डर को मान लो मैं शेयर देने वाला हूं 10,000 या से 20,000 डिवेंचर होल्डर लोगों को, तो वो 20,000 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, माने ऊपर अगर मैं लिख लेता हूं 4,49,000 और नीचे अगर मैं लिख लेता हूं 1,20,000, 4 लाख से 49 प्लस होने वाला है क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट पे नहीं होगा और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाला है क्योंकि डिवेंचर होल्डर को हम शेयर देने वाले हैं। तो अगर मैं 449 डिवाइडेड बाई 120 करूं तो मेरा आंसर आता है 3.74। तो जो मेरा ईपीएस 4 रुपया आ रहा था बेसिक में, वो फ्यूचर में डाइल्यूट होकर के 374 होने वाला है क्योंकि मेरे डिवेंचर होल्डर डाइल्यूटिव नेचर के हैं, वो मेरे ईपीएस को गिराने की ताकत रखते हैं। अगर ऐसा है तो हमको डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल करके पीएनएल के फेस पे बेसिक ईपीएस के साथ दिखाना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। करेंट ईयर का ही पफेस, करेंट ईयर का ही वानोस को एडजस्ट करना पड़ता है, कोई फ्यूचर का प्रोजेक्शन नहीं करना पड़ता। इसी प्रॉफिट, इसी नंबर ऑफ शेयर को एडजस्ट करना है, समझे। बस खाली फ्यूचर में जब भी इंटरेस्ट पेमेंट रुकेगा, जब भी ये कन्वर्ट होकर के नंबर ऑफ शेयर इशू होगा, तो मेरा करंट वाला ईपीएस कैसा दिखेगा? क्या वो गिरने वाला है? हाँ, तो बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस 374। नहीं गिरने वाला है, 5 होने वाला है, 4 से 5, 5.5, तो हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस 4 रुपया ही रहेगा। अगर गिरने वाला है तो ही गिरा हुआ ईपीएस को दिखाएंगे, अगर बढ़ने वाला है तो बोलेंगे माय डिवेंचर्स आर नॉट डाइल्यूटिव, दे आर एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव का इंपैक्ट हम लोग शो नहीं करेंगे। तो टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस योर डिवेंचर मस्ट बी डाइल्यूटिव इन नेचर, मतलब उसको ईपीएस को गिराने की ताकत होनी चाहिए और वो भी कंटिन्यूइंग बिजनेस के प्रॉफिट को गिराने की ताकत होनी चाहिए। ये बात खाली लाइन सुन के याद रखना, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना इस पे। तो ये स्टोरी है। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं कि देखो व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। द आंसर इज जब पफेस को और वानोस को डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स लाइक डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर, पोटेंशियल इक्विटी से समझ गए, जो डाइल्यूटिव नेचर का हो, उसके डाइल्यूशन इंपैक्ट को, उसके इंप्लीकेशन को, कन्वर्जन को अगर पफेस और वानोस के साथ एडजस्ट कर दिया जाए तो जो नया ईपीएस आएगा उसको डाइल्यूटेड ईपीएस बोला जाएगा। सर कुछ तरह के पोटेंशियल इक्विटी शेयर का नाम बताइए। कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शंस, वारंट्स। ऑप्शन और वारंट एक ही जैसा चीज होता है। ऑप्शन इंप्लॉय को दिया जाता है, वारंट पब्लिक को दिया जाता है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर एक ही जैसा चीज होता है। कन्वर्टिबल डिवेंचर में इंटरेस्ट पेमेंट होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड पेमेंट होता है। इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग रहता है पर डिविडेंड में टैक्स सेविंग नहीं रहता। इंटरेस्ट पीएनएल का आइटम है, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन का आइटम है, रिजर्व सरप्लस के नोट्स में आता है। तो बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। तो सर हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है? कुछ नहीं बेटा, हम लोग अभी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का सम्स बनाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो सर कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तुम अपना नॉर्मल पफेस निकाल लेना जैसा कल निकाल रहे थे, नॉर्मल वानोस निकाल लेना, बेसिक ईपीएस निकाल लेना। निकल गया। अब अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर है आपके एग्जाम्पल में, तो आप उसका इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट अगर बचेगा तो टैक्स नुकसान होगा, इंटरेस्ट बचेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर 70,000 है तो 49,000 इफ 30% इज द टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स पता कर लेना, कितना इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स हमारा हो रहा है अभी जो डिवेंचर मेरे पास है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स जो मैं फ्यूचर में बचाने लग जाऊंगा, वो अमाउंट पता कर लेना। और कितना एडिशनल नंबर ऑफ शेयर तुम डिवेंचर होल्डर को देने जा रहे हो, कन्वर्जन रेशियो से पता कर लेना। इस अमाउंट को पफेस में ऐड कर देना, इस अमाउंट को वानोस में ऐड कर देना, नया ईपीएस आ जाएगा। अगर वो गिर रहा है तो डाइल्यूटेड ईपीएस बोल देना, नहीं गिर रहा है तो बोलना डाइल्यूटेड ईपीएस इक्वल टू बेसिक ईपीएस। क्लोज। सेकेंड पॉइंट, सर अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर रहा तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स की जगह निकाल लेना डिविडेंड।
क्योंकि जैसे ही प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होगा, तुम जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो, इधर देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, अपन जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करके पफेस निकालते हैं, वो प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट होना रुक जाएगा। भाई पफेस तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके आता है ना बेटा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट होना रुक जाएगा तो पफेस बढ़ जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लेना और इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना, कितना हम शेयर उनको देने वाले हैं। डिविडेंड को ऊपर पफेस में ऐड कर देना, नंबर ऑफ शेयर जो उनको देने वाले हो वानोस में ऐड कर देना, नया ईपीएस आएगा, गिरा हुआ तो डाइल्यूटेड ईपीएस बोल देना, नहीं गिरा हुआ तो बेसिक को ही डाइल्यूटेड बोल देना। ओके, अभी एक बार के लिए इस डिस्कशन को यहां पे रोक करके थोड़ा सा रीडिंग करते हैं पैराग्राफ्स का। ओके, उसके बाद हम पहला एग्जांपल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन में जाएंगे। आइए मैं रीड करता हूं। डाइल्यूटेड ईपीएस पैरा 7A, फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस आवर पफेस एंड वानोस विल बी एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर माने कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने वाला है, जो डाइल्यूटिव नेचर का हो, जो ईपीएस को गिरा पाए, उसके इफेक्ट, उसका जो इंप्लीकेशन है, उसका जो इफेक्ट है, उससे अगर पफेस और वानोस को एडजस्ट कर दे जो मैंने सिखाया, तो डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर का डेफिनेशन सुनो। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स or contracts which have the potential to become equity share in future. Examples are convertible debenture, preference shares, options, warrants, contingently issuable share. भूल जाओ तुम, contingently issuable share तुम्हारे लिए नहीं है। Next, while finding whether the potential instrument is dilutive or not, we need to check whether its conversion reduces the EPS from continuing operation, जो मैं 2-3 बार बोला। आपके काम नहीं आएगा मेरे को मालूम है, बट फिर भी सुन के रखने में बुराई नहीं है। और ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ईपीएस को जो गिरा देता है, उसको कंट्रोल नंबर के नाम से जाना जाता है। अगेन ये भी तुम्हारी बुक में नहीं है। आइए, वी हैव टू डिस्कस इंडिविजुअल पोटेंशियल शेयर सेपरेटली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर इंपैक्ट, दैट इज कन्वर्जन इफेक्ट। जनरली व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट गेट्स कन्वर्टेड, सम रेगुलर पेमेंट्स टू देम स्टॉप। जैसे डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट पेमेंट विल स्टॉप। दिस इंक्रीजेस द पफेस। फर्दर नंबर ऑफ शेयर्स ऑल्सो इंक्रीज एज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आर इश्यूड। अब ई नंबर देखिए, कन्वर्टिबल डिबेंचर, पफेस इफेक्ट है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, वानोस इफेक्ट है एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट विल बी इश्यूड टू द डिबेंचर होल्डर्स। ये सारा हम बता चुके हैं। अब कन्वर्टिबल एफ को बाद में देखेंगे। जी देखो, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, पफेस इफेक्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड, वानोस इफेक्ट है एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। तो अभी मैं देखूंगा कि इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को जो सम्स दिए हैं उसमें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टिबल डिबेंचर के सम्स हैं क्या। अगर होंगे तो पहले उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल पिक्चर देख लो, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, फिर वो टाइमिंग इशू भी देखेंगे, लफड़ा उफड़ा भी देखेंगे, परचेज ऑप्शन, सेल ऑप्शन, बहुत कुछ है। देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आई एक क्वेश्चन है, ऐसे तो 2 है, पहले 4 नंबर को देखो, जस्ट 4, कुछ भी और नहीं पढ़ोगे। रीड क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लिए।
देखिए कैसे इसको मैनेज किया जाता है। डी लिमिटेड का इक्विटी शेयर है 10 लाख, उसका प्रॉफिट है 20 लाख। ये प्रॉफिट को आप आराम से पफेस बोलोगे, कुछ नहीं बोलने से प्रॉफिट पफेस माना जाता है, और ये वानोस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर माना जाता है। तो 20 लाख बाई 10 लाख करोगे तो आपका बेसिक ईपीएस 2 रुपया आएगा, बेसिक ईपीएस 2 रुपया आएगा, जो कि 20 लाख बाई 10 लाख है। अब देखो, कंपनी के पास 12% 20,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच है। तो 20,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच मतलब कितना हो गया? 20,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच माने 20 लाख हो गया रुपया में। 20 लाख रुपया पे 12% हम लोग ब्याज देते हैं, यानी अभी मैं इंटरेस्ट देता हूं 2,40,000 रुपया। अब जब भी ये डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा ये इंटरेस्ट बचने लग जाएगा, तो उसका इंपैक्ट को पफेस में ऐड करना है, लेकिन इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। वहां लिखा देखो द टैक्स रेट इज 30%, माने इस 240 पे अभी मैं 72,000 का टैक्स 30% बचा लेता हूं, ये मेरा टैक्स सेविंग है। तो ये भी बचेगा तो ये भी तो बचेगा माने ये उल्टा बचेगा, मतलब ये बचाऊंगा तो ये नुकसान होगा, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट रुकेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। तो नेट करना पड़ता है। अगर मैं इसको नेट करूंगा 2,40,000 माइनस 72 को, तो मेरा आंसर आएगा 1,68,000। ये जो 1,68,000 है बेटा, ये 168 मेरे को पफेस में ऐड करना है। ये समझना है कि अगर यही प्रॉफिट मेरा अगले साल भी आया और अगले साल डिवेंचर अगर नहीं रहा, तो ये प्रॉफिट 20 लाख नहीं होके 21,68,000 हो जाएगा। और इनको मैं देने वाला हूं एक एक शेयर को, एक एक डिवेंचर को 10 शेयर, तो 20,000 डिवेंचर है, एक जन को 10 शेयर दूंगा तो 2 लाख नया शेयर इशू होगा। तो न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड इज इक्वल टू 2 लाख। तो ये 2 लाख को 10 लाख के साथ ऐड करना है, और ये 168 को 20 लाख के साथ। तो अगर मैं बोलूंगा 20 लाख प्लस 168 डिवाइडेड बाई 10 लाख प्लस 2 लाख, तो मेरा आंसर आएगा 21,68,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख। तो 21.68 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आएगा 1.81। ये 1.81 इज माई डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि मेरा बेसिक ईपीएस 2 रुपया था, डाइल्यूटेड ईपीएस 1.81 गिर गया, इसलिए ये डाइल्यूटेड ईपीएस माना जाएगा। अगर ये 2 रुपया 25 पैसा आ जाता तो मैं बोलता डाइल्यूटेड ईपीएस भी 2 रुपया है, 2.25 नहीं बोलता, 2 बोलता, क्योंकि 2.25 बताने का मतलब हुआ कि लोगों को उम्मीद जगाना, वो मनी करना है, कंजर्वेटिज्म समझ लो एक तरह से। तो गिरेगा अगर, देखो ना यहां पे साफ लिखा हुआ, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि गिराना है। ये देखिए, while finding whether the potential instrument is dilutive or not, we need to check whether its conversion reduces the EPS. गिरा हुआ ईपीएस को डाइल्यूटेड ईपीएस बोला जाएगा। तो ये 1.81 इज द आंसर डाइल्यूटेड ईपीएस का, ये 2 रुपया इज द आंसर बेसिक ईपीएस का। अब आइए आपका इंस्टीट्यूट आपके सोल्यूशन को कैसे रखता है, आइए मैं आपके इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन को दिखाता हूं। देखते हैं हम लोग कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा वो लोग बनाते हैं या नहीं बनाते। ये रहा आपका सोल्यूशन। बेसिक अर्निंग पर शेयर पफेस वानोस 2 रुपया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 है ना, 20,000। ईच डिवेंचर कन्वर्टिबल इनटू 10 इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट 240, टैक्स सेविंग 72, एडजस्टेड हो गया 168, नेट करके 2168, एडिशनल नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, फाइनली हो गया 12 लाख। देखो 2168 बाई 12 लाख 1.81। तो इस तरह से सजाने का काम आप कर दीजिए। सोल्यूशन तो आपके पास बुक में होगा, या आप पीडीएफ से प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस ऊपर वाला। अब इसी में मैं आपको चीज दिखाता हूं। देखो, आपका 20 लाख का बेसिक ईपीएस था, 20 लाख का पफेस था, 10 लाख का नंबर था, नंबर ऑफ शेयर। 168 इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है और 2 लाख नया शेयर इश्यू होने वाला है। अब मान लो बेटा, ये साल फिनेंशियल ईयर है 22-23। अब मान लो आपने डिवेंचर इशू किया है इसी साल 1/1/23 को। कितना तारीख को? 1/1/23 को।
तो आपका डिवेंचर 1123 से 31,323 तक की तो डिवेंचर था बाबू, 3 महीना तक की तो था डिवेंचर, था ना, पूरे साल भर तो नहीं था। तो आप ये जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेते हो ये साल भर का नहीं ले पाओगे, 3 महीना का ही लेना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट का आप बात कर रहे हो वो कितना महीना तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट के रूप में था, जिस डिवेंचर का आप बात कर रहे हो वो कब से कब तक आपके पास था। तो अगर वो डिवेंचर आपका 1 जनवरी को इशू हुआ है तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक था। करेंट ईयर में खाली देखना है कितना दिन तक वो था। सिमिलरली जो नंबर ऑफ शेयर आपने 2 लाख लिया, इसको भी 2 लाख नहीं ले सकते, 2 लाख को भी 3 महीना करना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 3/12 दैट इज 50,000। इसको हम लोग बोलते हैं टाइमिंग इश्यू, कि अगर कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहते हैं, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर इशू या रिडीम हुआ है, माने ड्यूरिंग द इशू या कन्वर्ट हुआ है, तो वो फिर डिवेंचर तो कुछ पीरियड के लिए ही था ना। तो जितने पीरियड के लिए था इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स उतने ही पीरियड का लेना है, और नंबर ऑफ शेयर को भी उतने ही पीरियड के लिए टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड अकॉर्डिंगली फिर जो एडजस्ट होकर के आएगा, माने 168 की जगह हो सकता है 84 ही लेना पड़े, 2 लाख की जगह हो सकता है आपको 1 लाख ही लेना पड़े। तो यहाँ जो 2 लाख ऐड किए हो सकता है हम 1 लाख ऐड करें, यहाँ जो 168 ऐड किए हो सकता है हम 84 ही ऐड करें। तो आपको ध्यान दे के समझना होगा कि डिवेंचर कितना दिन तक डिवेंचर था मेरे यहां पे। अगर ड्यूरिंग द ईयर मिडिल में इशू करेंगे तो 6 महीना डिवेंचर था, ड्यूरिंग द ईयर अगर मार्च में इशू करेंगे तो 1 ही महीना तक की तो वो मेरे पास डिवेंचर था। ये ध्यान देना पड़ता है। और ये चीज कन्वर्जन के वक्त भी होता है। अगर डिवेंचर करेंट ईयर में इक्विटी बन गया मान लो मिडिल में, तो 6 महीना तक की तो वो डिवेंचर था, बाद में तो शेयर बन गया। अगर वो शेयर बन गया तब तो बेसिक ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर में आ जाएगा। तो डिवेंचर कितना दिन तक डिवेंचर था वो देखना पड़ता है। इसके ऊपर भी तुम्हारी बुक में एक समय मैं देख रहा था, आओ तुमको वो दिखाता हूं। अब आप देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों एक बात और बोल दूं कि जैसे ये डिवेंचर है, अगर ये डिवेंचर की जगह मान लो प्रेफरेंस शेयर लिखा रहता तो ये जो टैक्स रेट है ना ये बेकार हो जाता, 30%। ये बेकार है क्योंकि डिविडेंड पे तो टैक्स तो बचा नहीं पाओगे ना। तो खाली जो 2,40,000 का फिगर नहीं है क्या, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स की जगह खाली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा बस यहां पे। बाकी एवरीथिंग एल्स फॉर प्रेफरेंस शेयर विल बी सेम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेव्स टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड डजंट सेव टैक्सेस, ये ध्यान रखना है। आइए इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। पढ़ो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से। देखो नेट प्रॉफिट दिया है 86,50,000, नंबर ऑफ शेयर दिया है 25 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो अगर आपसे बेसिक ईपीएस मांगेगा तो आप बोलना 86,50,000 बाई 25,000। अब यहां देखो 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच इशूड ऑन 31/9। अब इन्होंने बताया नहीं कि इनका अच्छा बताया फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, माने 20-21 फिनेंशियल ईयर है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो डिवेंचर है ये 39 को इशू हुआ। इसका मतलब डिवेंचर फिर 39 के बाद ही तो अपने पास एग्जिस्टेंस में आया। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना तक ये डिवेंचर मेरे पास था। तो आप जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स निकालोगे वो 6 महीना का निकालोगे। तो मेरे पास यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं। देखो 10,000 कितना, 1 2 3 4 1 लाख डिवेंचर है, 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर है, 100 लाख, 10% ब्याज है तो 10 लाख हो गया। उसको 6 महीना का निकाल लो 5 लाख। तो अगर
1 लाख डिबेंचर 100 ईच, 100 लाख हो गया, 100 लाख 10% ब्याज हो गया 10 लाख। 10 लाख का 6 महीना का ब्याज लेना है, क्योंकि डिबेंचर 30/9 को एग्जिस्टेंस में ही आया है, तो 6 महीना का ब्याज ले लिए 5 लाख। 5 लाख को अगर आफ्टर टैक्स कर दे 30%, तो 1.5 लाख रुपया माइनस कर दो, तो आ गया 3,50,000। सर करना क्या, ये 3,50,000 ही प्रॉफिट में ऐड होगा। सर नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर भी तो करना पड़ेगा। यस, देख 10 शेयर मिलेगा एक डिबेंचर को, तो 1 लाख शेयर है, 1 लाख डिबेंचर है, 10 शेयर देंगे तो 10 लाख शेयर देंगे। 10 लाख नहीं लेना है आपको, लेना है 5 लाख। 6 महीना का लेना है ना, तो इंटू 6/12। तो सर करना क्या है, ये 5 लाख को नंबर ऑफ शेयर में ऐड करना है और ये 3,50,000 को प्रॉफिट में ऐड करना है। समझे? तो आएगा कितना, 86,50,000 प्लस 3,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख प्लस 5 लाख। तो ये आ गया 86.5 प्लस 350 इज 90 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, दैट इज 3 रुपया। और सर बेसिक ईपीएस कितना आया था, दैट वाज 8650 डिवाइडेड बाई 25 लाख। 8650 डिवाइडेड बाई 25 लाख इज 3.46। मांगा क्या है, मांगा है खाली डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है, 3 रुपया। बेसिक ईपीएस 3.46। तो इसमें खास बात क्या देखे कि डिवेंचर जब 6 महीना जिंदा था तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स को भी आधा कर दिए, नंबर ऑफ शेयर जो उसको देने वाले हैं उसको भी आधा कर दिए टाइम के हिसाब से। आइए अब आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। नेट प्रॉफिट 8650, इंटरेस्ट देखिए 5 लाख लिया, 1.5 लाख टैक्स हटाया, एडजस्ट किए तो 90 लाख आया। हम लोग का भी 90 लाख आया था, ये रहा 90 लाख। कन्वर्जन के बारे में भाषण दिया, लिखा 10 लाख शेयर देने वाले हैं। 10 लाख शेयर देने वाले वो अलग बात है, लेकिन जब उसको यूज किया तो देखो 5 लाख यूज किया। 10 लाख इंटू 6/12, तो 25 लाख और 5 लाख टोटल मिला के हो गया 30 लाख। 30 लाख को डिवाइड किया तो 3 रुपया का डाइल्यूटेड ईपीएस आया। यू कैन सी आवर डाइल्यूटेड ईपीएस इज 3 रुपया। ओके, ग्रेट। तो अब आपको मैं ये टाइमिंग इशू भी बता दिया, एफ नंबर भी डिस्कस हो गया। अब अपने इधर के पैराग्राफ्स में चलते हैं। देखिए मैं डिस्कस करता हूं वारंट्स एंड ऑप्शंस, एच बाद में डिस्कस करूंगा। वारंट्स एंड ऑप्शंस, आपने इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन सुना तो होगा, नहीं सुना तो मेरे से सुन लो। ऑप्शन इंप्लॉई लोगों को दिए जाते हैं, इंप्लॉई लोग बाद में पैसा देते हैं, हम लोग उनको शेयर इशू करते हैं। नॉर्मली वो लोग पैसा कम देते हैं, हम लोग शेयर उनको ज्यादा देते हैं क्योंकि सस्ता में शेयर इशू होता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो आपका पफेस है 40 लाख और मान लो आपका वानोस है 2 लाख, तो आप बोलेंगे मेरा ईपीएस 20 रुपया का है। अब मान लो हम इंप्लॉई लोगों को 1 लाख ऑप्शन दे के रखे हैं। कितना? 1 लाख ऑप्शन शेयर में कन्वर्ट होगा वो। और इंप्लॉई लोग जो सैलरी वैलरी लेता है वो सब कुछ बचेगा ना, जैसे डिवेंचर कन्वर्ट होता है, इंटरेस्ट बचता है, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होता है, डिविडेंड बचता है। पर ऑप्शन कन्वर्ट होगा, वारंट कन्वर्ट होगा, आपका कोई खर्चा बचेगा नहीं। तो पफेस में जीरो इफेक्ट आएगा। जो पफेस में जो ऐड कर देते थे ना इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स को, जीरो ऐड करना होगा। नीचे क्या ऐड करना होगा नंबर ऑफ शेयर में, वो सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। इंड एस का बोलना है कि ये जो ऑप्शन है, ये लोग जब शेयर बनेगा तो ये लोग कुछ पैसा भी देगा, तो जो पैसा देगा उससे कंपनी प्रॉफिट भी कमाएगा। लेकिन वो लोग कुछ पैसा देगा और कुछ नहीं देगा, मतलब थोड़ा सस्ता में हम उनको शेयर देंगे। तो वो जो नहीं देगा पैसा, उसके अगेंस्ट में हम जो उसको शेयर देंगे, उस शेयर का कैलकुलेशन करना होगा और बोलना होगा कि भाई हम आपको फ्री में कितना शेयर दे रहे हैं। हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे अभी।
और वो जो फ्री में शेयर हम उसको दे रहे हैं ना, फ्री में, जिसका वो लोग कोई पैसा नहीं देगा, बस वो फ्री नंबर ऑफ शेयर इस 2 लाख के साथ ऐड कर दो। सर 2 लाख क्या है? ये मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है जो आप कल निकालना सीखे थे। 40 लाख क्या है? सर ये पफेस है। तो सर हमको ऑप्शन में करना क्या है? कुछ नहीं, खाली फ्री नंबर ऑफ शेयर निकाल के नंबर ऑफ शेयर में ऐड कर देना है। और सर प्रॉफिट में कुछ भी ऐड नहीं करना है। नहीं, डिवेंचर में इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड करते थे, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड ऐड करते थे, इसमें 0 ऐड होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर मान लो मैंने उनको बोला है कि मैं तुम्हारा ऑप्शन शेयर दे दूंगा तुमको, तुम अगर हमको 40 रुपया दोगे तो 40 रुपया इज दी ऑफर प्राइस। वारंट में भी होता है सही। और मान लो मेरा शेयर बाजार में शेयर का दाम है मार्केट में 100 रुपया ऑन एन एवरेज। अब आइए इसमें फ्री नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करना सीखते हैं, बुद्धि लगाइए। 1 लाख ऑप्शन है, इनसे हमको 40 रुपया करके मिलेगा, तो माने हमको रुपया मिलेगा 40 लाख, और 1 लाख शेयर देना होगा इंप्लॉय लोगों को। अगर ये 40 लाख हम मार्केट में 100 रुपया करके अपना शेयर बेच दें और 40 लाख उठाने का कोशिश करें, तो हमको सिर्फ 40,000 शेयर बेच के 40 लाख रुपया मिल जाएगा। और वही 40 लाख रुपया हम इंप्लॉय लोगों से लिया तो हमको 1 लाख शेयर देना पड़ा। तो 1 लाख शेयर देना पड़ा, जहां हम 40,000 शेयर देके काम हो जाता। तो इसका मतलब इंप्लॉई लोगों को 60,000 शेयर हम फ्री में दे दिए, देंगे फ्यूचर में, दे तो दिए नहीं है, बट कमिटमेंट तो है ना मेरा, ऑप्शन तो फ्यूचर में कन्वर्टिबल है। तो ये जो 60,000 निकला ना, इसको खाली वन हाउस में ऐड कर देना बस। तो सर 40 लाख डिवाइडेड बाय 2.60, यस, एंड दैट विल बी योर डाइल्यूटेड ईपीएस। सर कोई फॉर्मूला है इसका? हाँ है ना, फ्री नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1 लाख, जो नंबर ऑफ ऑप्शन है, माइनस 1 लाख इंटू 40, जितना रुपया वो लोग देगा, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। मतलब 1 लाख तो नंबर ऑफ ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑप्शन है, ये हो गया ऑफर प्राइस और ये हो गया फेयर वैल्यू। तो सर फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर तो हर साल चेंज हो जाएगा, हाँ, लेकिन ऑफर प्राइस हर साल फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ ऑप्शन फिक्स रहेगा। ये कॉन्सेप्ट भी बता दिए, फॉर्मूला भी दे दिए। इस तरह से फ्री नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, ऐड कर लो। एकदम सिमिलर कैलकुलेशन आप लोग तो पढ़े नहीं है कभी लाइफ में, इसको हम लोग कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं। मैं पढ़ाते वक्त इस में पढ़ाता हूं, आप लोगों को तो नहीं डिस्कस किया हुआ है, इसको कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं। एकदम सिमिलर डिस्कशन पुट ऑप्शन का भी होता है। बस इसको, ये जो कॉल ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, ये तो मैंने बेचा हुआ ना इंप्लॉई लोगों के पास, ये ऑप्शन है, तो आई हैड सोल्ड दीज ऑप्शंस टू इंप्लॉइज। वैसे ही पुट ऑप्शन भी हम मार्केट में बेचते हैं, और उसमें भी सिमिलर तरीके से ही फ्री नंबर ऑफ शेयर निकाला जाता है, और वही फ्री नंबर ऑफ शेयर निकाल के खाली वन हाउस में ऐड करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा तब समझा पाऊंगा, अदरवाइज पुट ऑप्शन, उसका सेल, वहां तक तो समझाना तुम बच्चों को बहुत 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 डिफिकल्ट है। बस तुम ये समझ लो, जैसे इसका फ्री नंबर ऑफ शेयर निकलता है वैसे इसका भी फ्री नंबर ऑफ शेयर निकलता है, और जैसे फ्री नंबर ऑफ शेयर को वन हाउस में ऐड करते हैं, इसमें भी फ्री नंबर ऑफ शेयर को वन हाउस में ऐड कर देंगे बस। बट पुट ऑप्शन सेल किया हुआ होना चाहिए, कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ होना चाहिए। आओ मैं 2 एग्जांपल देता हूं, उससे पूरा आइडिया लग जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7। पहले आप आराम से 6 को पढ़ लो। पढ़ लिए? आई, अगर मैं बोलूं बेसिक ईपीएस, तो ये रहा देखो 10 लाख शेयर है, 24 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट है, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख करोगे तो आपका बेसिक ईपीएस आ जाएगा। बेसिक ईपीएस आ गया 2 रुपया 40 पैसा। कितने ऑप्शन इंप्लॉय को दे रखे हैं? 2 लाख ऑप्शन बेचा हुआ है, इसको कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं। 2 लाख ऑप्शन बेचा हुआ है, 15 रुपया का ऑप्शन का ऑफर प्राइस है, और मार्केट में आज के दिन 20 रुपया का मेरा शेयर का दाम है। एवरेज फेयर वैल्यू पर शेयर 20 रुपया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा फ्री नंबर ऑफ शेयर निकालो, तो तुम बोलेगा सर 2 लाख माइनस 2 लाख इंटू ऊपर में 15 नीचे में 20। 15 ऑफर प्राइस है ऑप्शन का,
20 मेरा फेयर वैल्यू है। इंप्लॉई हमको 15 रुपया करके 2 लाख शेयर पे देगा 30 लाख रुपया। वही 30 लाख रुपया अगर मैं मार्केट से उठाऊं तो 20 रुपया करके उठेगा, मेरे को एक शेयर 20 में बेच पाऊंगा, तो 1.5 लाख शेयर बेच के काम हो जाएगा। तो ये आंसर आया 1.5 लाख। 2 लाख मैंने इंप्लॉई को दिया, 1.5 लाख में पब्लिक को देता तो सेम काम हो जाता। मेरा 50,000 शेयर फ्री फंड में चला गया। ये जो 50,000 शेयर मेरा फ्री फंड में चला गया, ये फ्री नंबर ऑफ शेयर आप इस 10 लाख के साथ ऐड करोगे और आप बोलेंगे माई डाइल्यूटेड ईपीएस इज 24 लाख डिवाइडेड बाई 10.5 लाख। तो 24 बाई 10 लाख तो पिछली बार भी किए थे, वो बेसिक ईपीएस के लिए। डाइल्यूटेड ईपीएस में खाली इस 10 में 50,000 ऐड कर दिए, तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाई 10/50 एंड द आंसर इज 2.29। आइए आपके बुक का सॉल्यूशन शीट देखते हैं कैसे उन्होंने बनाया है। ये रहा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 24 लाख, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, बेसिक ईपीएस 240, काम खत्म। नंबर ऑफ ऑप्शन 2 लाख। ये लोग हमको पैसा देंगे 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया अगर हम पब्लिक से उठाएंगे तो हमको 1.5 लाख शेयर बेचना पड़ेगा। ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इश्यूड टू गेट दिस 30 लाख रुपया, तो 2 लाख इंटू 15/20। जो मैं ये चीज निकाला ना, डायरेक्टली माइनस कर देता हूं मैं, ये लोग उसको निकाल के दिखा दिया। आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो, ऐसे निकाल भी सकते हो। तो ये जो 1,50,000 शेयर में देता पब्लिक को, इंप्लॉय को मुझे 2 लाख देना पड़ा। तो फ्री नंबर ऑफ शेयर ये लोग निकाला नहीं, आप निकाल दीजिएगा। फ्री नंबर ऑफ शेयर आ गया 50,000। ये 50,000 10 लाख में ऐड कर दिए, 10 लाख 50,000, 24 लाख के साथ डिवाइड कर दिए, 2.29। कॉन्फिडेंट? गुड। आइए, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ लीजिए। फ्री नंबर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट ढूंढ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पढ़ो 7 नंबर। ये पुट ऑप्शन है। अभी पूछना मत कॉल पुट क्या होता है, उसको समझाने में 1-2 घंटा लग जाता है। $320 रिटर्न पुट ऑप्शन था। एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपया का था। 3200 रुपया का ऑब्लिगेशन था। मार्केट प्राइस 8 रुपया का था। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इशू 400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹8 ईच टू रेज द प्रोसीड्स नेसेसरी टू सेटिस्फाई द ऑप्शन। माने कंपनी को 400 शेयर बेचना पड़ेगा, जबकि वहां 320 शेयर बेच के काम हो रहा है। तो मतलब यह हुआ कंपनी को 80 शेयर फ्री में चला जा रहा है। सर नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई सिंपल देखो ना, ऐसे 320 ऑप्शन है ना, तो 320 पुट ऑप्शन है, माने 320 शेयर हो गया। 10 रुपया करके कहानी है, तो 3200 रुपया का ऑब्लिगेशन हो गया, पुट ऑब्लिगेशन। मार्केट में शेयर का दाम 8 रुपया है। 3200 रुपया जुगाड़ करने के लिए 400 शेयर बेचना पड़ेगा। मान लो आप 3200 रुपया जुगाड़ करने गए उसको देने के लिए, तो आपको 400 शेयर बेचना पड़ेगा, जबकि आप बाई कर पाए 320 ही, तो 80 शेयर फ्री में चला गया। पूछ रहा है हाउ विल यू ट्रीट द अबव? कुछ नहीं, वी विल फाइंड द फ्री नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 400 माइनस 320, दैट इज 80। दैट 80 विल बी एडेड विद द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। दैट्स इट। आइए आपका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 400 एंड 320 इज कमिंग 80। दिस विल बी एडेड इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वन उसको बोलते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। न्यूमरेटर में कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, 0 ऐड होता है। सो विद दिस मैं एक बार पढ़ लूं फिर से। द डिफरेंस बिटवीन 400 एंड 320 इज 80। दिस इज एडेड टू द डिनोमिनेटर
in calculating diluted EPS. No adjustments are made in the numerator, that is PUFAS, in calculating diluted EPS. ये जरूरी नहीं है, खाली 80 ऐड होगा, आपको ये बता देना है. सो अब ना आपके सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल सारे. खाली 2 लाइन और बता दूं, उसके बाद आप क्लोज कर दीजिएगा. इंड एज 33 आपके लिए इंटर लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन है कि एक साथ अगर 2 इंस्ट्रूमेंट हुआ, मान लो कन्वर्टिबल डिवेंचर भी हुआ, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी हुआ, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? अकेला अकेला तो आगे बढ़ने आता है, एक साथ 2 चीज आ गया तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो ये आपके बुक में नोट्स में है, लेकिन कहीं पर भी ना इसका सम नहीं है. मैं आपको बताता हूं, आप जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स निकालते थे और इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर निकालते थे ना, याद है 1,68,000 और 2 लाख, उसको निकाल करके डिवाइड करके इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लीजिए डिबेंचर का, और वैसे इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लीजिए प्रेफरेंस शेयर का. छोटा से बड़ा क्रम में अरेंज कर दीजिए. मान लो इंक्रीमेंटल ईपीएस इसका ₹1.68 आया, इसका इंक्रीमेंटल ईपीएस मान लो ₹2.30 आया, तो छोटा से बड़ा के क्रम में अरेंज कर लीजिए. पहले कन्वर्टिबल डिबेंचर को एडजस्ट करके देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आया, फिर उस डाइल्यूटेड ईपीएस वाले फिगर से दोबारा एडजस्ट कीजिएगा इसके फिगर्स को. माने हम लोग उसको बोलते हैं कि सक्सेसिव स्टेज में डाइल्यूशन होना चाहिए. जैसे मान लो मैं आपको ऐसे फिगर बोलता हूं कि मान लो मेरा पफेस था 40 लाख, वानोस था 20 लाख, मेरा बेसिक ईपीएस था ₹2, डिबेंचर को 1.68 का इंटरेस्ट सेविंग था, और नंबर ऑफ शेयर उसको हम देने वाले थे मान लो 2 लाख. तो 2 लाख 1.68 डिवाइडेड बाई 2 लाख पहले निकाल लो, मान लो आया 84 पैसा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों का मेरा मान लो डिविडेंड था 2 लाख, और उसको मैं शेयर देने वाला था मान लो 1 लाख. डिविडेंड बचेगा ना प्रेफरेंस शेयर, उसको शेयर 1 लाख देने वाला था, तो इसको निकाल लो आगे ₹2. छोटा से बड़ा क्रम में अरेंज कर लो, ये छोटा ये बड़ा है. अब क्या करो, ये जो दोनों फिगर है ना जो आप इसे एडजस्ट करते थे, पहले करके एक बार डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो. फॉर एग्जांपल 40 और 20 लाख आप इसको ऐड करोगे तो आपका आया 41.68 डिवाइडेड बाई 20 + 2 22 लाख. तो पहले आप पता कर लो 41.68 को 22 से डिवाइड करके क्या आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आया. अपना आया 1.89. अब आपको जो नया इसको एडजस्ट करोगे ना, वो इस फिगर से करना होगा, और फिर चेक करना होगा 1.89 से वो नीचे गया कि नहीं गया. सक्सेसिव स्टेज में डाइल्यूशन होना पड़ेगा. जैसे ये तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, अब एक बार इसको भी एडजस्ट करके देखो. लेकिन इसको जब एडजस्ट करोगे पहले तो ऑर्डर पता करना पड़ेगा, किसको पहले किसको बाद में एडजस्ट करेंगे, वो इंक्रीमेंटल ईपीएस से पता करेंगे. फिर इन दोनों को अब इसके साथ एडजस्ट करो. तो 41 में 2 लाख एडजस्ट करोगे तो आएगा 43.68, 22 में एडजस्ट करोगे तो आएगा 24. तो 43.68 बाई 24 आया 1.82. नहीं, ये 1 लाख है, 2 लाख बाई 1 लाख, तो 22 में 23. 43.68 बाई 23 करोगे तो आंसर आया 1.90. अब ये क्या हुआ? ये हुआ कि बेसिक मेरा ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस था डिबेंचर के बाद प्रेफरेंस शेयर के कारण बढ़ गया, तो मैं इसको डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं बोलूंगा, इसको डाइल्यूटेड ईपीएस बोलूंगा. देखो मैं पढ़ता हूं. इफ देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट्स इन 1 ईयर द डाइल्यूशन टेस्ट विल बी एट सक्सेसिव स्टेजेस. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर. जो डिबेंचर का 84 पैसा आया और प्रेफरेंस शेयर का ₹2 आया. अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, डिबेंचर को पहला, प्रेफरेंस शेयर को सेकेंड. फाइंड डाइल्यूटेड ईपीएस एट सक्सेसिव स्टेज. डिबेंचर को पहले एडजस्ट करके डाइल्यूटेड ईपीएस 1.89 आया, फिर जब वहां से मैं प्रेफरेंस शेयर को एडजस्ट किया तो 1.90 आया. तो ये बढ़ गया यहां से, तो हम इसको बोलेंगे ये डाइल्यूटिव नहीं है, ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है. तो ये टोटल मेरा स्टोरी कंप्लीट हुआ. 2 लाइन खाली आपको पढ़ के सुना देता हूं, वो आपके काम का नहीं है, पढ़ लो खाली. वारंट और ऑप्शन का हम पढ़ा दिया आपको. रिटर्न कॉल ऑप्शन भी बोलते, पफेस इफेक्ट नील, वानोस इफेक्ट, फ्री नंबर ऑफ शेयर. फ्री नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं बता दिए. अगर कोई ऑप्शन परचेज करता है तो डाइल्यूशन में उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है. परचेज्ड ऑप्शन दे विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस. होता क्या है मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत वक्त लगेगा. रिटर्न पुट ऑप्शन का एक एग्जांपल दिए, उसमें भी फ्री नंबर ऑफ शेयर निकालना है. नोट्स में क्या डिस्क्लोजर देना, अगर आप ईपीएस निकालते हो तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएल में है और आपका जो पफेस निकला था बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस वाला,
दोनों के बीच में पैट और पफेस के बीच का रिकॉन्सिलिएशन दे देना है कि पैट और पफेस का डिफरेंस क्यों हो रहा है। सिमिलरली आप जो वानोस निकालते हो बेसिक ईपीएस के लिए, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, जैसे बेसिक ईपीएस में आपका वानोस 20 नंबर ऑफ शेयर है, 20 लाख, डाइल्यूटेड में 22 लाख है, तो आपको बताना पड़ेगा ये 2 लाख कहाँ से आया। तो रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन वानोस फॉर बेसिक ईपीएस एंड फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस ये डिस्क्लोजर में आता है। तो आपको बेसिकली जो 9 इलस्ट्रेशन करवा के दिए ना बेटा, वो करके जाना है। थोड़ा सा ईपीएस आप लोगों के लेवल पे डिफिकल्ट था, बट स्टिल वी फिनिश्ड इट। अब खाली एक इंडेस बचा, इंडेस 37, तो वो अगला क्लास में करते हैं। चल बाय बाय, मिलते हैं।